अमरावती राष्ट्रसंतांची भूमी आहे. चंद्रशेखर आझाद. भारतात लंकतंत्र आहे, संविधान आहे. या संविधानाने मतदानाचा अधिकार दिला. मतदान करण्यात खूप मोठी शक्ती आहे. मी दीक्षाभूमीबाबत अधिवेशनात आवाज उचलला. शेतकऱ्यांसाठी 13 महिने आंदोलन झाले तेव्हा आम्ही देखील सोबत होतो. सर्व बाबींवर आम्ही लढाई लढली. चंद्रशेखर आझाद. जे सरकारला भीत नाहीत त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचे काम या सरकारने केले. निळे दुपट्टेवाले शेवटच्या क्षणापर्यंत लढतात हे सरकारला माहीत आहे. जे लोक भाजपमधून काँग्रेसमध्ये गेले, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेले, आमचा एकमात्र उद्देश म्हणजे त्यांची खुर्ची वाचवणे आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी काही नेते लोक आपल्या घरापर्यंत येत आहेत. 10 वर्षात महागाई वाढली, मजुरी मात्र कमी राहिली. भाजपचे काही नेते म्हणतात बटोगे तो कटोगे म्हणतात. त्यांना सर्वांना शिक्षित करावे, त्यानंतर बोलावे. अमरावती माझे घर. दररोज मी अमरावतीच्या विषयावर चर्चा करत असतो. सरकारी शाळेची दुरावस्था झाली आहे. आता शेतकरी, शेतमजुरांचे मूल सरकारी शाळेत शिकत आहे. खाजगी शाळेत नेत्यांची मुलं शिकत आहेत. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. आज अमरावती विधानसभा 38 में मुझे आने का मौका मिला है. मैं अपनी बात को रखने से पहले भारत में सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं. और ये अमरावती भी संतों गुरुओं की धरती है. संत गाडगे जी महाराज, तुकडोजी महाराज और बहुत से महान क्रांतिकारी संघर्षशील योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया. ये भी सच है कि 5 साल बाद मैं यहां लौटा हूं. 5 साल बाद 2019 में मैं आया था और इतनी बड़ी सभा इन लोगों ने कराई थी. इतनी बड़ी सभा इन लोगों ने कराई थी. मेरा दिल खुश हो गया उस सभा को देख के. और वो सभा तब हुई जब 2 दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे मुंबई में होटल अरेस्ट रखा, क्योंकि मैं चैत्य भूमि जाना चाहता था और फिर हमारा कार्यक्रम भीमा कोरेगांव आने का था. तो सम्मानित साथियों, मैं आज उन महान विभूतियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने देश निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया. राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी मैं आज इस महत्वपूर्ण दिन याद करता हूं. मैं जब वहां से चला, मेरे मन में ये बात थी कि जल्दी से जल्दी ये रोड शो खत्म करके, सभा करके हम लोग अचलपुर चले जाएं. लेकिन जैसे मैंने आपका जोश देखा, जैसे मैंने आपका प्यार देखा, तो मैंने अपने साथियों को एक बार नहीं कहा कि मुझे इनको छोड़ के जाना. मैंने इनसे कहा कि इनको चलने दो, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है. और मैं तो आज आया हूं, ये पिछले 10 सालों से यहां इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये यहां बदलाव चाहते हैं. आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अलीम पटेल साहब, इस मंच पर बैठे हमारी पार्टी के जिम्मेदार शख्सियत, जिले की टीम, प्रदेश की टीम, प्रभारी जी, भाई मनीष साहब, भाई थोराट जी, आप मुझसे बहुत कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं. भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर हम अपनी गुलामी की बेड़ियां नहीं काट सकते हैं तो हमें दूसरे को ये कहना कि उसकी वजह से हमारी ये हालात है, ये सही नहीं है. क्योंकि अगर ये आजादी से पहला देश होता तो मैं ये मान लेता कि राजशाही है, जिनके पास, जिनके घरों में राजा महाराजा हैं, वही लोग शासन सत्ता में आ सकते हैं.
वही लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं इस बात को मान लेता। लेकिन क्योंकि इस देश में लोकशाही है और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देकर हमें वोट की ताकत दी है, और ये वोट हमारा हथियार है, ये वोट हमारी ताकत है, ये वोट हमारी शक्ति है, और हम इस वोट के आधार पे बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति को जमीन पर पटक सकते हैं और अपने भाई को विधानसभा में भेज सकते हैं। ये वोट हमारी है। ये वोट पहले आप देखो, राजतंत्र में जब राज बदलता था तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोप चलती थी, हजारों लोग मरते थे, तब जाके राज बदलता था। अब तो आपकी उंगली में इतनी शक्ति है, जिस बटन को आप दबा दोगे और बहुसंख्यक रूप से दबा दोगे, वही बटन वाला जीत जाएगा। और मैं लिख के कहता हूं, अगर आपके साथियों ने अलीम भाई अगले 4 दिन मुजाहिद की तरह काम किया, दिन रात एक की संघर्ष किया, और उनके मन में जो जज्बा आज है अगर वो कायम रहा, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपके बटन वाला जो साथी मेरे बराबर में खड़ा है, जो पिछले 10 साल से यहां संघर्ष कर रहा है और उससे पहले देश की सेवा करके आया है, मेरा ये भाई विधानसभा में होगा। और जब मैंने आपका शानदार ये जमहूरियत का ये नजारा आज देखा, तो मैंने इनसे एक ही बात कही कि जब असेंबली में जाओगे तो कमजोरों, मजलूमों, गरीबों, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों के हक के लिए इतनी जोर से दहाड़ना कि तमाम जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं, गरीबों का हक छीन के इनकी कुर्सियां हिल जाए, इतनी जोर से आवाज लगाना, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि बहादुर लोग असेंबलियों में आए, बहादुर लोग पार्लियामेंट में आए, क्योंकि ऐसे लोग पार्लियामेंट असेंबली में है जो अपने और अपने परिवार तक सीमित है, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है। आप ये महसूस करके देखिए, अगर जनता वोट देके आपको ताकत देके भेजती है, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। डरो तो गुनाह से, डरो तो बुरे काम से, डरो तो जुल्म करने से। जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषी होता है। मैं ये बात आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। मैं पार्लियामेंट में हूं, मुझे महाराष्ट्र के लोगों ने कहा कि भैया दीक्षा भूमि का मामला आ गया है, दीक्षा भूमि पे वो पार्किंग बना के हमारे सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने उसी दिन पार्लियामेंट में देश की सरकार को कहा कि दीक्षा भूमि हमारा गौरव है, और प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी जो मिली जुली सरकार महाराष्ट्र में है, उसने अगर दीक्षा भूमि को छूने का काम किया, तो मेरी बात को याद रखना कि कुर्सियां उखाड़ के फेंक देंगे हम पार्लियामेंट। आप देखो, जो लोग छेड़खानी करना चाहते थे ठंडे हो गए, किया नहीं कुछ, सिर्फ समझाया। आपको याद होगा वक्फ का मामला, कोई ऐसा मामला नहीं है पूरे देश में, और अगर मैं बताने गया हूं तो मैं आपको लिख के देता हूं कि यहाँ जो जिम्मेदार समझदार लोग बैठे हैं, मैं वादा करके कहता हूं, अगर मैं आपको संघर्ष बताऊंगा तो आप अपने दिल पे हाथ रख लोगे कि कोई ऐसा भी है जो हर कीमत तक गुजर सकता है। कोई ऐसा मामला नहीं है कमजोरों का, चाहे किसानों का हो। 13 महीने आंदोलन चला, सीना तान के हमने उनके साथ खड़े होकर किसानों का आंदोलन लड़ने काम किया, और सरकार किसानों को कुचलने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रही थी। पहलवान बेटियों के सम्मान पे बात आई तो जंतर मंतर पे हमने आंदोलन किया। अगर आरक्षण में घोटाला हुआ तो लखनऊ जाके सड़क पे लेट के हमने 5-5 दिन आंदोलन किया। और तो जब एनआरसी का मामला आया और तमाम लोग जिनको आप वोट देते हो घर में घुस गए, जमा मस्जिद में खड़े होकर चंद्रशेखर ने वादा किया था आपसे कि ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें, इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं जेल गया, 29 दिन तक जेल रहा, मैंने लाठियां खाई, 4-4 बार मुझे लाठियों से पीटा गया, मेरे पैरों के नखून खींच लिए गए, मेरे दांत तोड़ दिए गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया गया। और आज भी मैं अपने साथियों से कह रहा था कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मेरे जैसे हजारों लोग देश में खड़े हो जाएं कि किसी गरीब की तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी ताकत में ना बचे। फिर कोई ऐसा मामला, नासिर जुनैद का मामला हो, अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, नजीब का मामला हो,
कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें मैंने अड़ के लड़ाई न लड़ी हो, कोई ऐसा मामला नहीं है। और आप महसूस करो, मौलाना साद साहब पे जब तबलीगी जमात के लोगों को जब सताया गया, तुम्हें तो लगाओ ताला, चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। जब मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल भेजा, कोई जाना नहीं चाहता था। मैं जानता हूं जो इनसे डरता नहीं, उन पे मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम करते हैं। मैं उनके घर गया और उनको विश्वास दिला के आया। और मैं नहीं कहना चाहता, यहाँ हमारे बहुत बड़े आलिम है मौलाना सलमान साहब, जब उनके एक बयान में उनको जेल में डाल दिया गया तो मुझे बुलाया गया वहां लखनऊ, उसमें मुंबई में खिलाफत मूवमेंट के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बना के, और मुझसे कहा गया कि आपके ऊपर ये 2 जिम्मेदारी हम दे रहे हैं और आप भरोसा करो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को अपना गुरु मानता हूं। मैं राजनीति व्यापार के लिए नहीं करता कि मुझे पैसा कमाना, नहीं करता मैं राजनीति इस बात के लिए। मैं जो बात आपको कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह, और जिस दिन मेरी बात गलत निकल जाए मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मेरे मुझसे छोटे से छोटा आदमी जो उम्र में छोटा है, वो मेरे गिरवान को पकड़ के खड़े हो जाना कि चंद्रशेखर भाई आपने झूठ बोला था। जिस दिन मुझे खिलाफत मूवमेंट के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया, क्योंकि वो एक कार्यक्रम है जहां से तहरीकें चली है जिसने जंग आजादी में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा किया है, तो जब मुझे वहां बुलाया गया तो तमाम नेताओं के कुर्ते ढीले हो गए। इनको लगा कि अगर चंद्रशेखर के साथ ये कमजोर समाज खड़ा हो गया तो ये कमजोर नहीं रहेगा, क्योंकि नीले पटके वाले आखिरी दम तक लड़ते हैं और जब तक मंजिल को नहीं पाते तब तक रुकते नहीं है। उसी दिन से साजिशें होने लगी। मैं बहुत राजनीतिक आदमी नहीं, बस जबान वाला हूं। जब जबान देता हूं तो जान देता हूं, जिसके साथ खड़ा हूं तो खड़ा हूं। आज कह रहा हूं अमरावती के लोगों, आपके एक पुल का मामला है और ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो पार्क है, इसका निर्माण कार्य बड़े लंबे समय से अधूरा है। मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं, जिस दिन आवाम तुम्हें वोट की ताकत से असेंबली भेजने का काम करेगी, ये पुल जो गरीब जनता के लिए, मैंने उसको देखा। तुम्हें पता है तुम्हारा वोटर कौन है? वो जो रेडी चला रहा है, वो जो ऑटो चला रहा है, वो जो ठेला लगाए खड़ा है, वो जो दुकानों पे काम कर रहा है, वो जिसके सर पे जो है एक चादर बंधी हुई है क्योंकि उसको मजदूरी करने के लिए घूम रहा है, वो तुम्हारा वोटर है। यहाँ मैंने उसको देखा और मुझे लगता है पुल इन्होंने इसलिए छोड़ रखा अधूरा कि किस दिन ये पुल गिर जाए और इसमें गरीब लोग दब के मर जाए। ये बहुत अच्छे लोग नहीं है जो सियासत में आज सत्ता में बैठे, और आपके यहाँ तो जो पिछली बार इस सत्ता के खिलाफ थे आपको सत्ता में मिल गए, और जो पिछली बार कह रहे थे कि भाई हम जो है बहुत ताकतवर है, वो आज कांग्रेस में जाकर मिल गए। दोनों मिली जुली काम चल रहा है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आंखें खोल के देखने की जरूरत है। आप ये बताओ, जो लोग भाजपा से कांग्रेस में आए, क्या उनका जहन बदल गया? क्या ईमानदारी से बताओ आप लोग मुझे। जो कांग्रेस से भाजपा में गए, क्या उनका जहन बदल गया? क्या बताओ। इनका असली मकसद कुर्सी पे बैठे रहना है, क्योंकि, और ये इसलिए अपनी कुर्सियां बदल रहे हैं क्योंकि कुर्सी की पेटी इस बार खुलने का नंबर आ गया है, क्योंकि अलीम भाई जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये आपको 2000 रुपए भी देंगे, ये आपको साड़ी कपड़ा भी देंगे, ये आपको मिठाई भी देंगे, ये आपको मीठी माठी बातें भी करेंगे, और ये चुनाव आ गया है, ये आपकी बस्तियों में भी आएंगे, आपका हाथ ऐसे भी पकड़ेंगे, आपको गले भी लगाएंगे, आपका हाथ अपने सर पे भी रखवाएंगे, आपको ताया चाचा बुआ बहन माँ सब बताएंगे, और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा आपको 5 साल आपकी बस्तियों में ये पैर रखने को ढूंढने को भी नहीं मिलेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपको सब कुछ देंगे, ये आपको 5 किलो अनाज भी देंगे, लेकिन आपके बच्चों को तालीम देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तालीम आपके बच्चों को मिलेगी तो फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे, फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पैदा होंगे, फिर और चंद्रशेखर आजाद पैदा होंगे, और फिर कोई अलीम पटेल पैदा होगा। इसलिए ये आपको तालीम नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं कि आप रूखी सूखी खा के रहो। हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैंने अभी पिछली सभा में दोहराया, 25 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है। आपकी ये मांग आई थी मेरे पास कि बाहर रेजिमेंट के साथियों को जय भीम का नारा नहीं बोलने दिया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि जैसे पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, आपकी इस मांग को मैं जोर शोर से उठाने का काम करूंगा और सरकार को झुका के आपकी जो है इस इच्छा को पूरा कराने का काम करूंगा। आप महसूस करके देखो,
जब जब कमजोरों ने एकता बनाई है, इन्होंने साजिश की। और अभी सुनो ये क्या करेंगे, अभी सुनो ये मेरे भाई के खिलाफ झूठी सीधी अफवाह फैलाएंगे और ये कहेंगे उसके साथ मत जाना। मैं अब सुनो क्या कहेंगे, ये कहेंगे अलीम जीत भी गया तो क्या होगा, ये फलानी पार्टी के पास चला जाएगा। अलीम जीत भी गया क्या होगा, तो एक ही मेंबर है तो क्या कर लेगा। लेकिन आप बताओ, अभी मैं जब पार्लियामेंट में गया तो मेरे खिलाफ भी यही कहा गया कि चंद्रशेखर जीत जाएगा तो फलानी पार्टी के साथ जाके मंत्री बन जाएगा। मंत्रालय मेरे मकान के बाहर को घूम रहा था। मैंने कहा मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूं, ऐसे मंत्रालय के ठोकर भी नहीं मारता, ऐसे मंत्रालय की जरूरत भी नहीं रखता। अगर मंत्रालय कभी आएगा तो उसमें बहुमत भी हमारा होगा और ताकत भी हमारे पास होगी और कलम भी हमारे हाथ में होगी और फिर हम बताएंगे कि किस तरह काम होता है। बाजू में खड़ा है, ये मेरी मजबूत बाजू इस बार आपके आशीर्वाद सहयोग से असेंबली में जाने का काम करेगी। और उससे होगा क्या, ये सुनो, उससे होगा ये, जिन विषय को विषय नहीं समझा गया, जिन लोगों के लिए कभी बात नहीं की गई, जिन मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं हुई, मेरा भाई उन मुद्दों को उठाने काम करेगा। क्या, जैसे मैंने पार्लियामेंट में उठाया था कि अगर सरकारी शिक्षा अच्छी करना चाहते हो, देखो हमारे यहाँ एक नेता यहाँ घूम रहे हैं, आपके यहाँ हमारे यहाँ के, अभी वो नारा क्या लगाते हैं, अभी मैं उसको बार बार दोहराना भी नहीं चाहता, कटोगे तो बटोगे, ये नारा वो लगाते हैं यहाँ घूम घूम के। और आपको नहीं पता, ये नारा लगाने वाले हमारे वो उत्तर प्रदेश के नेताजी ने 27,000 स्कूल बंद करने का सरकारी उनकी तैयारी कर ली, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये बताओ, सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, गरीब का अमीर का, मजदूर का, किसान का, या किसी उद्योगपति का? तो आप ये सोचो, अगर स्कूल बंद होगा तो किसके बच्चों का रास्ता बंद होगा? बिना शिक्षा के, बिना पढ़े लिखे हम 200-400 रुपए की हाथ की दस्तकारी मजदूरी तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। अगर ना पढ़े हो तो ये, तो क्या बन पाते लेफ्टिनेंट कमांडर? ना पढ़ा होता मैं तो क्या बन पाता एडवोकेट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपनी बात को रख पाता? इसलिए कह रहा हूं। तो वो स्कूल बंद कर रहे हैं हमारे यहाँ। और एक पेपर होता था हमारे यहाँ यूपीएससी का, उस पेपर को, यूपीपीसीएस का, उस पेपर के खिलाफ आप टीवी खोल के देख लो, 3 दिन से बच्चे सड़कों पर बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं। लेकिन सरकार 2 पाली में कराना चाहती है और कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि हम इतने तैयार हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, और पेपर करा रहे हैं 2 दिन में, 2 दिन में। और कोई पेपर ऐसा नहीं जिसका पेपर लीक ना हुआ। मैं सारी सरकारों को जानता हूं, कोई ऐसी सरकार नहीं, मैं देश की सारी सरकारों को स्टडी करता हूं, क्योंकि हमारे लोग पूरे देश में रहते हैं, कौन सी सरकार क्या कर रही है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरे साथियों, मेरी बात पे तर्क से अपने दिमाग में सोचना। हिमाचल में जो जुल्म हुआ ना, वो भी सेकुलर सरकार में हुआ, मेरी बात को आप याद रखना। एक बार अपने फोन को खोल के देखो, हिमाचल में किस तरह का जुल्म मजलूमों पे हो रहा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर आप सावधान नहीं हुए और अगर आप समझदार नहीं हुए और आपने अपनी ताकत नहीं बनाई, तो फिर आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। और एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। आपके पास मौका है, दस्तूर है, और वोट का कैलकुलेशन इतना बढ़िया है। मैंने इनको कह दिया, अगर इनके साथियों ने अगले 4 दिन झंडा उठा के रखा और अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी ले ली और बूथ पे वोटिंग परसेंटेज मैक्सिमम कराया और बूथ पे वोट का बिखराव नहीं होने दिया समझदारी से, और उसके बाद फॉर्म 17C लेके अगर अपनी ईवीएम बंद करा के वो लोग आए और 3 दिन आपने ईवीएम की रखवाली कर दी, तो मैं चंद्रशेखर आजाद इस पार्क में खड़ा होकर कह रहा हूं, आपकी भावनाओं के साथ, आपके संकल्प के साथ, आपकी मेहनत के साथ, इनके लोकप्रिय चेहरे के साथ, कि 50% में अलीम पटेल रहेंगे, जितना वोट पड़ेगा, और उसके 50% बाकी सब रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपसे कहता हूं, ये कहेंगे अकेला आदमी क्या करेगा? बताओ, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर से ज्यादा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या कोई? भी 2 सेशन है और 10 डिबेट है। और मैं जिसको नहीं भी जानता, मैं भी गया ऑस्ट्रिया और इटली, हमारे गुरु वहां उनकी शहीदगी हुई थी, वहां नमन करने के लिए संकल्प लिया था मैंने। तो जब मैं वहां गया तो वहां बहुत सारी बहनें मिली, छोटी छोटी बच्चियां, बड़े बुजुर्ग लोग। अब मैंने सोचा, यार ये मुझे कहां जानते हो?
वो मुझसे मिलते ही कहती, हम पार्लियामेंट पहले नहीं सुनते थे, जब से आप गए हो हम टीवी के आगे बैठे रहते हैं, कब हमारा भाई आके बोलेगा और जनता के हितों की बात करेगा। आप ये देखो, कोई ऐसा महकमा नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं जिसकी आवाज उठाने का काम मैंने ना किया। और सिर्फ आवाज उठाने का काम नहीं, मैंने 29 अप्रैल को एक आवाज उठाई थी, असेंबली की, पार्लियामेंट की ताकत सुनो। मैंने कहा 300-400 रुपए की मजदूरी में गरीबों का भला नहीं होता, महंगाई बढ़ रही है। 10 साल पहले जो आमदनी थी वो आमदनी झुकी तो है, लेकिन पिछले 10 साल में महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। आप इसको चेक कर सकते हो, जो सामान 10 रुपए का आता था आज 25, 30, 40 रुपए का आता है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो और कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैं यहाँ के बारे में ना सोचता हूं, लेकिन मुझे दिली खुशी इस बात की है कि कोई और भी है जो यहाँ के बारे में सोच के यहाँ की लड़ाई को लड़ना चाहता है। मैं जब वहां से यहाँ तक आया, मैं इनसे कहना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, सरकार को चाहिए अच्छे स्कूल खोले, सरकार को चाहिए अच्छे कॉलेज खोले, सरकार को चाहिए यूनिवर्सिटियां खोले और पढ़ाई इतनी आसान करे। जो मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, कैबिनेट मंत्री का बेटा, जिस दिन स्टेट मंत्री का बेटा, जिस दिन एमपी एमएलए का बेटा, जिस दिन गांव के सरपंच का, जितने भी संवैधानिक पद हैं प्रतिनिधियों के, उनके बच्चे और जितने सरकारी अधिकारी हैं, चाहे केंद्र के सचिव हो, चीफ सेक्रेटरी हो, प्रमुख सचिव हो, या अंडर सेक्रेटरी हो, या डीएम हो, एसपी हो, सीओ हो, थानेदार हो, जिस दिन इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, उन स्कूलों में जहां किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आप देखना उन सरकारी स्कूलों में इतनी बढ़िया पढ़ाई होगी जितनी बढ़िया पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती। लेकिन ये करना नहीं चाहते क्योंकि ये बड़े बड़े स्कूल भी इनके हैं। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई आएगी तो इनकी में पैसा कहां से आएगा? इनको तो पैसा चाहिए। गरीबी दूर करनी है, बेबसी दूर करनी है, लाचारी दूर करनी, कोई मतलब नहीं। लोगों पे, करोड़ों लोगों पे घर नहीं है, लोगों पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, लोगों पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। और इन निकम्मी सरकारों को जनता की परवाह नहीं है। इनको एक ही परवाह की पूंजीपति मित्रों को खुश करना है, पूंजीपति मित्रों की जेब भरनी है, उनका कर्ज माफ करना है, देश की संपत्ति उनके हाथों में देनी है। इनको एक बार परवाह नहीं कि गांव में रहने वाले गरीब के, उसके थाली में जो रोटी नहीं है, सब्जी के नाम पे जो नमक है, उस नमक की जगह उसको इज्जत की जिंदगी देनी है, उसके बच्चों को इज्जत की जिंदगी देनी है। मुल्क अगर चंद पूंजीपति पैसे वाले हो जाएंगे तो मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा मेरे दोस्तों। जब आखिरी कोने में बैठा हर गरीब, हर जाति धर्म का व्यक्ति बराबर नहीं होगा, उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने कहा हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कैसे होगा सुनो। अभी तो सरकारी अस्पताल में जाओगे डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिल गया तो ऐसे बात करेगा जैसे लड़ेगा हमसे। हमारे कपड़े देखते उसको लग जाता है कि हम कौन है, लग जाता है ना। फिर वो क्या करेगा, फटाफट दवाई लिख देगा, मेडिकल से ले लेना। वो मेडिकल वाले पे जाओगे 2 रुपए की दवाई 10 रुपए की, क्योंकि कमीशन है साहब का, पेट भरना। फिर आप कहोगे टेस्ट, तो मशीनें नहीं है अस्पताल में, ईसीजी, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, कोई मशीन नहीं है। तो कहेगा फलाने के यहां से करा लेना टेस्ट, और वहां जाओगे वो कहेगा ला 5000 रुपए। आप वो टेस्ट लेके दूसरे डॉक्टर के आओगे, वो कहेगा मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी रिपोर्ट अलग कराऊंगा। क्यों? क्योंकि जनता की जेब काटनी है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर सुधारना है ना, देखो कैसे सुधरेगा। सरकारी अस्पताल में ही सारे नेताओं का और उनके बच्चों का इलाज होना चाहिए, सारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का इलाज होना चाहिए। जिस दिन एक बेड पे जिलाधिकारी लेटा होगा, बराबर में एसपी लेटा होगा, और उसी बेड पे मेरे परिवार का कोई आदमी लेटा होगा, तो डॉक्टर भी होगा वहां देखना, और दवाइयां भी सारी होंगी, और बिल्डिंग भी अच्छी होगी, और सुविधाएं भी होंगी, और टेस्ट भी वही होगा, सारी मशीनें होंगी, और गरीबों की जो मेहनत की कमाई काटी जा रही है, वो मेहनत की कमाई भी नहीं कटेगी। जिस दिन मंत्री जी का इलाज वहां होगा, आप बताओ सुविधा होंगी नहीं होंगी? तो मंत्री जी का तो इलाज विदेश में होता है, इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, और तुम यहाँ लड़ो हिंदू मुसलमान के रोल में। ये बहुत समझदार लोग हैं, इंतजाम है। और मैं कहता हूं कि नबी को मानने वाले बिकाऊ नहीं है, इस बात को मैं समझ सकता हूं। और आप नहीं जानते तो सुनो, जब ये आवाज वहां से लगी थी तो अकेला आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग थे जिन्होंने गाजियाबाद में उसी जगह पे घुस के थाना बंद करके उस
अपराधी को गिरफ्तार करवाने का काम किया था और ये कहा था जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग उठने वाले नहीं। गिरफ्तारी भी हुई, उसके उल्टे मुकदमे भी हमारे लोगों पे लगे और एक तो मुकदमा हमारे प्रत्याशी पे लग गया। अब उसने मुझे कहा क्या करना है, मैंने कहा ठीक है, अब अगर अच्छे काम में जेल जाना पड़े तो काहे को घबराना, चले जाओ जेल, क्या फर्क पड़ता है। जेल कोई बुरी जगह थोड़ा ही है, जेल कोई बुरी जगह थोड़ा ही, जेल हम नहीं रह गए क्या, अब तो 16-16 महीने रह गए। देश की जो सबसे बड़ी जेल है तिहाड़, वो 2-2 बार रहे। जब एनआरसी में रहे सब लोग कहते थे कि भाई तुम्हें ये क्या पड़ी है, मैंने कहा मैं इंसान हूं, अगर किसी के साथ गलत होगा तो चंद मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया कि अगर जो चुप रहेगा वो बराबर का दोषी होगा। इसलिए मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे इशारा किया कि गलत पे चुप नहीं रहना, अगर किसी के साथ गलत होगा तो मेरी आवाज इतनी ताकत से निकलेगी जितनी ताकत से निकलती आई है, और जिस दिन नहीं निकलेगी आप समझ लेना आपका चंद्रशेखर कहीं ना कहीं डोल गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं फिर आपसे कहता हूं, विश्वास करो, एक ही तमन्ना है छोटी सी, अपना मुल्क जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी गई। मैं उस मिट्टी से आता हूं जहां से रेस में रुमाल तहरीक चली, बहुत कुर्बानियां दी है इस देश को तैयार करने में, इस देश को गुलामी की बेड़ियों से निकालने के लिए। इस देश में संविधान के साथ इज्जत की जिंदगी सब लोगों को मिले, लेकिन आज क्या हाल बन गया आप देखो मेरे प्यारों, क्या हाल बन